हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर। दिस इज वेक्टर। तो आइए देखते हैं कि वेक्टर क्या है। फ्रेंड्स, व्हाट इज दिस? ये क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, तो ये एक लाइन सेगमेंट है, एक रेखाखंड है ना। दिस इज अ लाइन सेगमेंट। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो ये एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंडिंग पॉइंट है और इसका ए से बी की तरफ एक डायरेक्शन। तो इसको बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट या दिष्ट रेखाखंड। क्लियर? तो दिस इज अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं रेखाखंड। इसकी एक डेफिनेट लेंथ है ना। इसका एक ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और इसकी लेंथ जो है वो ए बी है। ए बी इसकी लेंथ, लंबाई है। क्लियर? और दिस इज डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। क्लियर? तो स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट और डायरेक्शन है फ्रॉम ए टू बी। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई? लेंथ है ए बी एंड डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, जिसको हम दिष्ट रेखा खंड कहेंगे, इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, इस दिष्ट रेखा खंड को ही बेटा हम वेक्टर कहते हैं। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को ही हम वेक्टर कहते हैं। वेक्टर इज नथिंग बट अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। दिष्ट रेखाखंड को ही वेक्टर कहते हैं। मैथमेटिक्स में वेक्टर का मतलब है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक एंडिंग पॉइंट होगा। दिस इज इनिशियल पॉइंट, दिस इज फाइनल पॉइंट। इसका डायरेक्शन है फ्रॉम ए टू बी। तो ये एक लाइन सेगमेंट था जिसमें लेंथ तो है बट इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है और इसमें लेंथ भी है और डायरेक्शन भी है। तो इसी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को हम वेक्टर कहेंगे। क्लियर? किसी भी वेक्टर को हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ए, एंडिंग पॉइंट है बी। इसके ऊपर एक एरो बनाएंगे फ्रॉम ए टू बी। ये एरो इस वेक्टर के डायरेक्शन को डिनोट करता है। अगर डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी है तो एरो इस तरीके से बनाएंगे फ्रॉम ए टू बी। सपोज डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए है इस तरीके से, तो हम इसको लिखेंगे बी ए वेक्टर और डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए। बी इज इनिशियल पॉइंट, ए इज फाइनल पॉइंट एंड डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए, बी से ए की तरफ है। तो वेक्टर का एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक एंडिंग पॉइंट होगा, जिसको हम इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट या प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु कहेंगे। डायरेक्शन प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की तरफ होगा। वेक्टर लिखते समय पहले प्रारंभिक बिंदु लिखेंगे और फिर अंतिम बिंदु लिखेंगे। इस तरीके से हम किसी वेक्टर को डिनोट कर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सपोज मेरे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और यहाँ स्पेस में कोई एक पॉइंट है P। इस P पॉइंट का निर्देशांक कोऑर्डिनेट है x, y, z, x, y, z। इसका मतलब ओरिजिन से, मूल बिंदु से x डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो x है, y एक्सिस के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है बेटा वो y है और z एक्सिस के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो z है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं।
सपोज ये कोई पॉइंट है और पी पॉइंट है और ये एक्स डायरेक्शन में, ये एक्स एक्सिस है, एक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो एक्स, वाई डायरेक्शन में वाई और इस तरीके से जेड डायरेक्शन में जेड। अगर मैं यहाँ पर इसको इससे मिला दूँ तो ये बनेगा बेटा इस तरीके से एक वेक्टर। इस बात को हम बोर्ड पर समझ सकते हैं। यहाँ से अगर मैं ओ को इस पी से कनेक्ट करूँ, मिला दूँ, तो ये है ओ पी वेक्टर। तो दिस इज ओ पी वेक्टर। ये ओरिजिन है ओ और ये पॉइंट है पी, ओ पी वेक्टर। ओ पी वेक्टर इस पॉइंट पी के पोजीशन को बता रहा है। ओ पी वेक्टर बता रहा है कि आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्स डिस्टेंस चलोगे, वाई एक्सिस के अलॉन्ग वाई डिस्टेंस, जेड एक्सिस के अलॉन्ग जेड डिस्टेंस और इस तरीके से पॉइंट पी पर हम पहुंच जाएंगे। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को हम वेक्टर में आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस के डायरेक्शन को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं और जेड एक्सिस के डायरेक्शन को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा जो ये ओपी वेक्टर है, ओपी वेक्टर, इसको हम लिखेंगे एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप। इस ओपी वेक्टर की लेंथ को हम मॉडुलस ऑफ वेक्टर बोलेंगे, ओपी का मॉड। इस तरीके से ये इसके वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताएगा, यानी इसके परिमाण को बताएगा। वेक्टर का लेंथ जो है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड या परिमाण को बताता है। तो हम इस वेक्टर ओपी की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? तो बेटा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन है और दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो अगर मैं इस पॉइंट, सपोज ये पॉइंट है ओ ए बी सी, अगर मैं ओ बी को मिला दूं इस तरीके से ओ बी, तो ओ बी इस प्लेन में, इस एक्स वाई प्लेन में एक लाइन है ओ बी जो इस संपूर्ण त्रिभुज की कर्ण है, हाइपोटेन्यूस है ना। ये राइट, ये 90 डिग्री का एंगल है और 90 डिग्री के सामने क्या होता है, एक कर्ण होता है, हाइपोटेन्यूस। तो ये डिस्टेंस है एक्स और ये डिस्टेंस है वाई, तो ये होगा बेटा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से कि ये वाला डिस्टेंस है एक्स और ये डिस्टेंस है वाई। तो अगर ये डिस्टेंस इस तरीके से, इस तरीके से ये डिस्टेंस है एक्स, दिस इज एक्स और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है वाई। तो यहाँ नीचे नीचे एक ट्रायंगल बनेगा जिसमें इसकी लेंथ रहेगी रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ पर एक लेंथ होगा इस तरीके से। क्लियर? और ये जो बेस में लेंथ बनेगा ये होगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर मैं इस ट्रायंगल को यहाँ पर दिखाऊं तो ये देखिए, जो ये जेड है, ये जो डिस्टेंस, ये हाइट है बेटा, ये हाइट वो जेड के इक्वल है और ये एक 90 डिग्री का एंगल है जो इस लाइन के साथ बना रहे हैं, जो नीचे हमने लाइन ड्रॉ करी थी, इसके साथ ये कितना एंगल है, 90 डिग्री का। क्लियर? तो फिर से एक हमें संपूर्ण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा होगा। बेस है ये लाइन, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर यानी लंब और ये हो गया बेटा कर्ण। इस डायग्राम को मैं अगर सेपरेट करके यहाँ बनाऊं इस तरीके से तो ये हो गया। क्लियर? ये हाइट है जेड, ये है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये वाला, ये है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये हमारा है ओ पी। तो ये पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये होगा रूट में बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये होगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और ये बेटा ओपी की लेंथ। तो वेक्टर ओपी का जो मॉड आया
वो है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। स्पेस में हमारे पास टू डिफरेंट पॉइंट्स है, एक ए है और एक बी है। तो ए का पोजीशन हम बी के रिस्पेक्ट में या फिर बी का पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में कैसे बताएंगे, इस बात को हम समझते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज बेटा मेरे पास इस तरीके से ये दो डिफरेंट वेक्टर्स हैं, दीज आर टू डिफरेंट वेक्टर्स, है ना। इस तरीके से ये ओरिजिन है, ये सपोज OA वेक्टर है और सपोज ये OB वेक्टर है, इस तरीके से। अब मेरे को A के रिस्पेक्ट में B का पोजीशन बताना है, तो इसको मैं बोलूँगा AB वेक्टर। इस बात को हम डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज बेटा मेरे पास ये OA वेक्टर है और सपोज ये OB वेक्टर है। तो अगर मैं A को B से मिलाऊं तो दिस इज वेक्टर AB। तो वेक्टर AB क्या डिनोट कर रहा है, पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। AB वेक्टर डिनोट कर रहा है पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। B की स्थिति A के सापेक्ष, क्लियर, A के सापेक्ष B की स्थिति, ये डिनोट करेगा वेक्टर AB। यहाँ पर हम इस बात को इजीली समझ सकते हैं कि ये दो वेक्टर है, ये ओरिजिन है, दिस इज वेक्टर OA, दिस इज वेक्टर OB, क्लियर। और अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे इसको ऐसे मिला दूँ तो दिस इज वेक्टर AB। तो A के रिस्पेक्ट में B की पोजीशन, A के रिस्पेक्ट में B की पोजीशन को ही हम वेक्टर AB कहेंगे बेटा, क्लियर। तो सपोज इस पॉइंट A का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। तो ये डिस्टेंस हो गया x1, ये डिस्टेंस है y1 और ये हाइट है बेटा z1। सिमिलरली B का कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड z2। तो ये डिस्टेंस हो गया x2, y एक्सिस के लॉन्ग हो गया बेटा y2 और हाइट हो गई इसकी z2। तो स्पेस में मेरे पास ये टू डिफरेंट पॉइंट्स है A और B। A का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, B का है x2 y2 z2। तो वेक्टर OA को मैं लिख सकता हूँ x1 i कैप, y1 j कैप एंड z1 k कैप। इसी प्रकार से मैं वेक्टर OB लिख सकता हूँ बेटा, वेक्टर OB x2 i कैप, y2 j कैप एंड z2 k कैप। तो अगर मैं OB वेक्टर में से OA वेक्टर को माइनस करूं, फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस करूं, तो ये बनेगा x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप एंड z2 माइनस z1 k कैप। और इस OB माइनस OA को हम वेक्टर AB से डिनोट करेंगे। दैट मीन्स वेक्टर AB हो गया x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप एंड z2 माइनस z1 k कैप। और ये वेक्टर AB क्या डिनोट कर रहा है, पोजीशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। आप देख सकते हो कि ओरिजिन से A का डिस्टेंस है x1 और ओरिजिन से B का डिस्टेंस है x2। तो x एक्सिस पर A और B के बीच का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, x2 माइनस x1। सिमिलरली y एक्सिस के अलॉन्ग ये डिस्टेंस है y1, ये डिस्टेंस है y2। तो जो दोनों के बीच का डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, y2 माइनस y1। इसी तरीके से z एक्सिस में ये डिस्टेंस है z1 और ये हाइट है z2। तो जो दोनों का z एक्सिस के अलॉन्ग डिफरेंस होगा, डिस्टेंस होगा, वो किसके इक्वल होगा, z2 माइनस z1। तो तीनों एक्सिस के अलॉन्ग
जो दोनों वेक्टर के कंपोनेंट्स का डिफरेंस है उसको आई जे के साथ हम लगा के लिख देते हैं और वही हो जाएगा पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। क्लियर? अब अगर मुझे इस वेक्टर का मॉड चाहिए, मॉड ऑफ ए बी, तो अभी हमने मॉड वेक्टर ओ पी का मॉड हमने दिखाया था आपको कि x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर एंड z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से पोजीशन ऑफ वेक्टर ए, पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी हम बता सकते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा दिक्कोज्या, डायरेक्शन कोसाइंस। स्पेस में अगर कोई पॉइंट पी है और उसको मैं ओ से मिला दूं ओरिजिन से, तो वेक्टर बनेगा ओपी। वो जो ओपी वेक्टर है वो तीनों ही एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बनाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हो बेटा कि ये एक वेक्टर है ओपी, दिस इज ओपी वेक्टर। इस तरीके से ये ओ है, ये पी है और ये ओपी वेक्टर है। क्लियर? दिस इज ओपी वेक्टर। ये ओपी वेक्टर तीनों एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल पर इंक्लाइंड है, अल्फा बीटा गामा एंगल पर झुका हुआ है। जैसे अगर ये सपोज एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के साथ ये कोण बनाएगा, देखिए एक्स एक्सिस के साथ एक कोण ऐसा अल्फा। वाई एक्सिस अगर ये है तो वाई एक्सिस के साथ ये कोण बनाएगा यहाँ से यहाँ तक ऐसे बीटा, और जेड एक्सिस के साथ यहाँ से यहाँ तक एक एंगल बनेगा गामा, क्योंकि ये तीनों ही एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल पर कोण पर झुकी हुई है। तो ये एक अल्फा के साथ अगर मैं कॉस लगा लूँ तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। इस कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को ही हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। कोज्या कोसाइन का, कॉस का पूरा नाम है कोसाइन और उसी को हम कहते हैं कोज्या। और ये किसी वेक्टर के डायरेक्शन को बता रही है बेटा, इसलिए इसको हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन या फिर दिक्कोज्या। हिंदी में डायरेक्शन को दिक् कहते हैं, दिक् माने दिशा। क्लियर? तो आइए इसको डायग्राम बना के समझते हैं कि हम डायरेक्शन कोसाइन कैसे बताएंगे। तो सपोज बेटा ये कोई पॉइंट है P, ये x एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस और ये हमारा z एक्सिस है। इसके कोऑर्डिनेट है x, y, z और ये ओरिजिन है। अगर मैं O को P से मिलाऊं तो ये है वेक्टर OP। अब ये वेक्टर OP x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल पर, y एक्सिस के साथ इस बीटा एंगल पर और z एक्सिस के साथ गामा एंगल पर इंक्लाइंड है। मतलब ये वेक्टर OP तीनों अक्षों के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बना रही है। तो मुझे इस अल्फा के लिए कॉस अल्फा, इस बीटा के लिए कॉस बीटा और इस गामा के लिए कॉस गामा लिखना है। उसकी वैल्यू क्या होगी उसके लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। क्लियर? तो आइए इस बात को हम लोग 1 बाय 1 डायग्राम की हेल्प से समझते हैं और उसके लिए एक फॉर्मूला बनाते हैं। क्लियर? अब सपोज बेटा मेरे पास ये वेक्टर है OP, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा या कॉस गामा, आपको मालूम है कि कॉस, साइन, टेन इनके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, एक समकोण त्रिभुज चाहिए। समकोण त्रिभुज के अंदर ही हम कॉस अल्फा, कॉस बीटा इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये OP वेक्टर है और x एक्सिस के साथ, x अक्ष के साथ ये अल्फा कोण बना रही है। तो मैं यहाँ से एक x अक्ष पर मैंने एक लंब लिखा है इस तरीके से, यहाँ से एक ऐसा लंब खींच दिया ऐसा, ये परपेंडिकुलर है। क्लियर? तो ये x एक्सिस है, तो यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस हो गया x और इस तरीके से हमने यहाँ से एक लंब खींच दिया, ये कोण हो गया। ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, ये आधार है, ये लंब है और ये कोण है। तो ये एक लंब है इस तरीके से, आधार, लंब और कोण। आपको यहाँ पर एक त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा होगा। ये उस त्रिभुज का आधार है, ये लंब है और ये इसका कोण है। इस तरीके से अगर मैं इसको ठीक से समझना चाहूँ तो ऐसे सपोज बेटा
ये देखिए, इस प्लेन पर आपको एक त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा होगा इस तरीके से। क्लियर? तो इस त्रिभुज का ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। हम इसको यहाँ पर डायग्राम में ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ से इस एक्स एक्सिस पर हमने एक ऐसा लंब खींच दिया ऐसे, ये डिस्टेंस है एक्स और यहाँ से हमने ऐसे लंब खींचा है और ये है कर्ण। कर्ण जो है वो वेक्टर आर के मॉड के इक्वल होगा, जो कि आपको मालूम है कि या इस ओपी वेक्टर के मॉड के इक्वल होगा, और ये होगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस त्रिभुज में, इस ट्रायंगल में, ये जो कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा वो होगा बेस यानी आधार, आधार जिसको हम बेस कहते हैं, अपॉन कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस, है ना। अब आप मुझे बताओ कि बेस की वैल्यू कितनी हो गई, x, और हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण। तो यहाँ पर इसमें आपको कर्ण ये दिख रहा होगा, ये यहाँ से यहाँ तक, ये तो है ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर ही कर्ण को बता रहा है, और कर्ण की लंबाई किसके इक्वल होगी, ओपी के मॉड के इक्वल। ओपी का मॉड अभी हमने आपको बताया था किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के इक्वल है। तो कॉस अल्फा की वैल्यू हो गई x अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको हम L से डिनोट करते हैं। x एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है बेटा, उसके कॉस को हम L से डिनोट करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, हमें इसको L ही कहना होगा। सपोज अब मुझे y एक्सिस के साथ जो बना हुआ एंगल है बीटा, उसके लिए कॉस चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये y एक्सिस है और y एक्सिस पर एक यहाँ से ऐसे लंब खींच दूंगा। अब आपको फिर से एक त्रिभुज बनता हुआ नजर आएगा। देखो बेटा, ये इसका आधार है, ये लंब है और ये इसका कर्ण है। तो इस तरीके से ये y एक्सिस है, ये इस पर हमने एक लंब खींच दिया और ये हमारा ओपी वेक्टर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना, ये इसका आधार है, ये लंब है और ये इसका कर्ण है। ये y के इक्वल है, y एक्सिस पर y है, और ये ओपी वेक्टर है जो मॉड ओपी के इक्वल होगा, यानी रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो कॉस बीटा, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, इस एंगल का कॉस, इस एंगल को कॉस को क्या बोलेंगे, कॉस बीटा। तो कॉस बीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और cos बीटा फाइंड करने के लिए हमने यहाँ से इस y एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर एक लंब खींचा होगा। तो 3D को देखने के लिए, समझने के लिए मैं यहाँ पर आसानी से समझ सकता हूँ कि ये हमने इस पॉइंट से, देखिए y एक्सिस पर एक लंब खींचा है और ये हमें एक त्रिभुज आधार लंब और कर्ण, इस तरीके से एक त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है। और इस cos बीटा को हम बेटा m से डिनोट करते हैं। क्लियर? इसी प्रकार से अगर मुझे z एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल चाहिए, तो मुझे z एक्सिस से इस पर एक ऐसे लंब खींचना पड़ेगा इस तरीके से। और आपको अब एक त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा होगा, ये आधार, ये देखो लंब, और ये 90 डिग्री के एंगल लंब खींचा, उसके सामने ये कर्ण। तो ये OP हो गया कर्ण और ये हो गया आधार। ये किसके इक्वल है, z के, क्योंकि हाइट किसके इक्वल है, z के। तो ये जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ये देखो 90 डिग्री ना, तो ये एंगल इसके साथ ओपी वेक्टर के साथ जो ये एंगल बना, ये वाला, ये कहलाएगा कॉस गामा। और कॉस होगा आधार बटा कर्ण। क्लियर? ये लंब है, लंब के सामने 90 के सामने कर्ण होता है। तो कॉस गामा की वैल्यू होगी z अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये डिस्टेंस है z और ये डिस्टेंस है ओपी वेक्टर का मॉड, यानी रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको बेटा हम n से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन हो गए l m n। अब अगर मैं इस l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर का सम कर दूं, स्क्वायर करके इसको ऐड कर दूं, l स्क्वायर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर,
तो यहाँ पर हम cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा। cos अल्फा की वैल्यू है x, तो ये x स्क्वायर अपॉन स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर नीचे से बेस का स्क्वायर हट जाएगा डिनोमिनेटर का, तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर हम एलसीएम ले लें तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ आएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये इससे कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई 1। तो इस तरीके से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। ये हमारे बोर्ड का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव पेपर में भी आता है। दैट मीन्स cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है, और cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा क्या है, यही हमारी डायरेक्शन कोसाइंस है। ये तीनों एक्सिस के साथ जो अल्फा बीटा गामा एंगल बनेगा उसका cos है, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। क्लियर? अब अगर हम इस वेक्टर OP को देखें तो वेक्टर OP था हमारा xi कैप, yj कैप एंड zk कैप। क्लियर? अगर इस OP वेक्टर के मॉड को हम फाइंड करें बेटा, तो OP वेक्टर का मॉड है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर OP वेक्टर अपॉन OP वेक्टर का मॉड है, दैट मीन्स OP वेक्टर में उसके मॉड से डिवाइड कर दें तो ये बनेगा xi कैप yj कैप प्लस zk कैप डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और अगर इन तीनों को हम अलग अलग कर लें तो ये x अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर i कैप, y अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर j कैप, एंड z अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर k कैप। और इस OP अपॉन मॉड OP को बेटा हम OP का यूनिट वेक्टर कहेंगे, और ये यूनिट वेक्टर हो गया, देखो ये L है Li कैप, ये है Mj कैप और ये है Nk कैप। दैट मीन्स किसी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है वो L M N को डिनोट करता है। उसका जो I कंपोनेंट है वो L के इक्वल होता है, उसका जो J कंपोनेंट है वो M के इक्वल होता है, और उसका जो K कंपोनेंट है वो N के इक्वल होता है। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर L M N से मिलकर बनता है। कितने टाइप के होते हैं? सबसे फर्स्ट टाइप है बेटा नल वेक्टर। नल वेक्टर इसको हम शून्य सदिश कहेंगे, शून्य सदिश नल वेक्टर। तो शून्य सदिश एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाए। मतलब सपोज ये वेक्टर ए बी है, इसका ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। अब अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही पॉइंट पर आ जाए इस तरीके से ए वेक्टर, अब आप देख सकते हो कि इसका इनिशियल और फाइनल दोनों पॉइंट सेम हो गए। तो जब अंतिम और प्रारंभिक बिंदु एक ही बिंदु पर आ जाए तो ऐसे वेक्टर को हम शून्य सदिश या नल वेक्टर कहते हैं, और इसकी लेंथ क्या हो जाएगी 0। इसकी लेंथ 0 हो गई क्योंकि दोनों प्रारंभिक और अंतिम बिंदु सेम हो गए। हम बोलेंगे ये एक शून्य सदिश है, एक नल वेक्टर है। तो शून्य सदिश को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो जाए, अ वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज 0, दैट मीन्स जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु सेम हो जाए उसे हम शून्य सदिश कहेंगे। अब वेक्टर का डायरेक्शन हम कैसे बताते हैं? वेक्टर का डायरेक्शन बताने के लिए बेटा एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है, और हम A से B की तरफ डायरेक्शन को इस तरीके से बताते हैं। या फिर अगर B से A है तो हम बोलेंगे फ्रॉम B टू A। वेक्टर का डायरेक्शन बताने के लिए एक
इनिशियल और एक फाइनल पॉइंट, एक प्रारंभिक बिंदु और एक अंतिम बिंदु होना आवश्यक है। इस तरीके से ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है। बट अगर इसकी लेंथ 0 हो जाए तो इसका मतलब ये जो प्रारंभिक बिंदु और ये जो अंतिम बिंदु है दोनों एक ही पॉइंट पर आ गए बेटा। और जब दोनों एक ही पॉइंट पर आ गए इसका मतलब इसकी लंबाई क्या हो गई 0, यानी इसका परिमाण क्या हो गया 0। तो शून्य सदिश का परिमाण कितना होगा, शून्य सदिश का परिमाण होगा 0 यानी 0। इसका मतलब ए वेक्टर का जो मॉड होगा वो 0 के बराबर होगा, इसका कोई परिमाण नहीं होगा। और अगर परिमाण 0 है बेटा तो इसकी दिशा नहीं दी जा सकती, क्योंकि दिशा बताने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए एक प्रारंभिक और एक अंतिम बिंदु होना जरूरी है। तब मैं कहूंगा फ्रॉम ए टू बी या फिर बी टू ए। अब अगर दोनों बिंदु सेम है तो मैं ऐसे डायरेक्शन नहीं बता सकता कि ए से ए डायरेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्शन के लिए दो डिफरेंट पॉइंट का होना जरूरी है। इसीलिए हम कहते हैं कि शून्य सदिश की दिशा परिभाषित नहीं है, मतलब इसका डायरेक्शन जो है वो डिफाइन नहीं होता है। यूनिट वेक्टर, मात्रक सदिश या इसको हम इकाई सदिश भी कहते हैं। जैसा कि इसके नाम में ये छिपा हुआ है इकाई, इकाई मीन्स 1, यूनिट मीन्स 1। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल हो जाए, यानी परिमाण 1 के इक्वल हो जाए, उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। अ वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। एक वेक्टर जिसका परिमाण 1 के बराबर हो, उसके लेंथ 1 के इक्वल हो जाए, उसे हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। क्लियर? यूनिट वेक्टर का रोल क्या है, हम यूनिट वेक्टर पढ़ते क्यों हैं? देखो, यूनिट वेक्टर का यूज हम डायरेक्शन को बताने के लिए करते हैं, दिशा बताने के लिए करते हैं। बेटा हमें मालूम है कि हम किसी वेक्टर को, कोई वेक्टर कैसे बनता है, वेक्टर के पास होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्लियर? वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से मिलकर बनता है। सपोज मेरे पास कोई वेक्टर है ए, इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए और इसका डायरेक्शन, तो अगर मैं पूछूं कि डायरेक्शन किसके इक्वल है तो वो होगा वेक्टर ए अपॉन ए का मॉड। और इस डायरेक्शन को हम एक नए वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम कहते हैं वेक्टर ए का कैप। किसी वेक्टर के ऊपर एक कैप लगा देते हैं तो ये इसके डायरेक्शन को शो करता है और ये किसके इक्वल हो गया, वेक्टर ए अपॉन ए का मॉड। और इसी ए कैप को बेटा हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो ए कैप से हम किसी वेक्टर के यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं। और यूनिट वेक्टर किसको बताता है, डायरेक्शन को बताता है। ये डायरेक्शन शो करने के लिए यूज होता है। क्लियर? नेक्स्ट टाइप है कोइनिशियल वेक्टर। ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो, आदिम का मतलब होता है प्रारंभ। तो ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो उन्हें हम कोइनिशियल वेक्टर या सह आदिम सदिश कहेंगे। जैसे बेटा ये पॉइंट है, सपोज ये वेक्टर है इस तरीके से, ये दूसरा वेक्टर और ये तीसरा वेक्टर। सपोज ये ए बी, ये ए सी और ये ए डी। तो ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर एंड ए डी वेक्टर, ये तीनों सह आदिम सदिश हो गए। सह आदिम सदिश क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है। जब वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो तो उनको हम सह आदिम सदिश कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये वेक्टर जो है ये कोइनिशियल वेक्टर है। इन तीनों वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है, तो ऐसे वेक्टर को हम कोइनिशियल वेक्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा समांतर सदिश, पैरेलल वेक्टर या फिर लाइक वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स आप कहो या लाइक वेक्टर्स। तो आइए देखते हैं कि लाइक वेक्टर क्या होते हैं। तो लाइक वेक्टर को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो जाए, दो ऐसे वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में हो उनको हम पैरेलल वेक्टर या फिर लाइक वेक्टर कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज बेटा ये दो वेक्टर है मेरे पास, दीज आर टू वेक्टर्स इस तरीके से। अब इन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है तो ये दोनों पैरेलल वेक्टर हैं
है या फिर ये लाइक वेक्टर है। क्लियर? सपोज ये दोनों वेक्टर हैं, ये दोनों वेक्टर भी कैसे हैं? पैरेलल वेक्टर हैं और इनको हम लाइक वेक्टर भी कह सकते हैं। मैग्नीट्यूड में भी डिफर, आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस वेक्टर का और इस वेक्टर की लेंथ अलग अलग है, दैट मीन्स इनके मैग्नीट्यूड अलग अलग है, इनका परिमाण भिन्न भिन्न है, मगर दिशा दोनों की एक ही है। तो जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उनको हम लाइक वेक्टर या फिर समांतर सदिश या पैरेलल वेक्टर कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट टाइप है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है संरेख या समरेख सदिश, कोलिनियर वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जो किसी एक लाइन के पैरेलल हो जाए, सपोज ये लाइन है और इस लाइन के पैरेलल अगर वेक्टर्स हो जाए, सपोज इस तरीके से ये वेक्टर्स है बेटा, और ये वेक्टर्स इस लाइन के क्या हो गए? पैरेलल। तो अगर वेक्टर लाइन के पैरेलल हो जाए तो वो कोलिनियर या समरेख सदिश कहलाते हैं। सम माने समान, रेख माने रेखा। ऐसे सदिश जो किसी एक रेखा के समान हो जाए, सपोज ये कोई लाइन है और सपोज ये कोई वेक्टर है इस तरीके से, तो ये दोनों वेक्टर इस लाइन के क्या है? समांतर है। सपोज मैंने एक वेक्टर ले लिया, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है और ये वेक्टर C है। तो ये तीनों ही वेक्टर इस लाइन के पैरेलल हैं। हम दो वेक्टर को जो पैरेलल देखना है तो उनकी डायरेक्शन देखेंगे कि ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो पैरेलल है। बट यहाँ पर हमें कोलिनियरिटी में वेक्टर की डायरेक्शन को नहीं देखना है, हमें कोलिनियरिटी में देखना है कि जिस लाइन सेगमेंट से ये वेक्टर बना है वो लाइन सेगमेंट एक किसी लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। सपोज जैसे यहाँ पर बेटा वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, ये तीनों तीन रेखा खंडों से बने हैं, आप इसके डायरेक्शन को भूल जाइए। ये तीनों लाइन जो है इस गिवन लाइन के क्या है? पैरेलल है। ये तीनों लाइन इस वाले लाइन की क्या है? पैरेलल है। तो ये सभी आपस में क्या हो जाएंगी? कोलिनियर हो जाएंगी, समरेख हो जाएंगी, क्योंकि ये सब किसी एक रेखा के समांतर है। तो जब सदिश किसी एक ही रेखा के समांतर हो जाए तो वो सब आपस में क्या हो जाती है? कोलिनियर। अब वो सदिश समांतर सदिश भी हो सकती है और असमांतर सदिश, यानी लाइक वेक्टर भी हो सकती है और अनलाइक वेक्टर भी हो सकती है। जैसे ये लाइक वेक्टर है और अगर मैं इसके डायरेक्शन को इस तरीके से रिवर्स कर दूं तो ये अनलाइक वेक्टर है। मगर ये दोनों ही वेक्टर किसी एक तीसरी रेखा के समांतर हैं और ये आपस में क्या कहलाएंगी? कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर पूछूं कि A और B कोलिनियर है, क्योंकि A और B की डायरेक्शन सेम है, तो यस A और B कोलिनियर है। क्या A और C कोलिनियर है? यस A और C अपोजिट डायरेक्शन में है, बट ये दोनों एक तीसरी रेखा के क्या है? समांतर है। आप इसके एरो को भूल जाइए, डायरेक्शन को भूल जाइए, केवल लाइन को देखिए। ये दोनों लाइन इस लाइन की क्या है? पैरेलल है। तो हम बोलेंगे कि ये दोनों वेक्टर भी कोलिनियर हैं, समरेख हैं। तो समरेख होने के लिए सदिश के केवल हम लेंथ को देखेंगे, उसके लाइन को देखेंगे, सदिश के वेक्टर के डायरेक्शन तीर को, एरो को नहीं देखना है, केवल जिस लाइन से वो बना उस लाइन को देखिए कि क्या वो सभी रेखाएं किसी एक तीसरी रेखा के समांतर हैं। अगर वो समांतर है तो वो सभी सदिश आपस में समरेख सदिश हो जाएंगे। इसका मतलब लाइक वेक्टर हो या अनलाइक वेक्टर हो, वो सब पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, वो सभी के सभी क्या हो जाएंगी? कोलिनियर हो जाएंगी। ये दोनों वेक्टर भी कोलिनियर है, ये दोनों वेक्टर भी कोलिनियर है, ये तीनों वेक्टर भी कोलिनियर है। आप देख सकते हैं इसमें से दो एक डायरेक्शन में है जबकि ये वाला इनके एंटी डायरेक्शन में है, बट ये तीनों आपस में क्या है? कोलिनियर है, समरेख है, क्योंकि ये तीनों ही इस लाइन के समांतर दिख रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा इक्वल वेक्टर, समान सदिश। तो वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, सदिश का परिमाण और उसकी दिशा, यानी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो दो वेक्टर इक्वल तभी होंगे जब उनके परिमाण और दिशा दोनों ही सेम सेम हो जाएं। सपोज मेरे पास ये दो वेक्टर है बेटा, इनका लेंथ सेम है, दैट मींस इनका परिमाण समान है, परिमाण समान है, मगर इनकी दिशा जो है वो अपोजिट है,
तो ये वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं है। ये दोनों कोलिनियर तो है, समरेख तो है, अनलाइक वेक्टर है, मगर ये समान सदिश नहीं है। क्लियर? अब सपोज ये दो वेक्टर है जिनकी दिशा समान है बट इनकी लेंथ अलग अलग है, दैट मीन्स इनकी परिमाण जो है वो डिफरेंट है, जबकि दिशा इनकी समान है। तो अगर परिमाण अलग अलग है और दिशा सेम है तो भी ये इक्वल वेक्टर नहीं होंगे, क्योंकि इक्वल वेक्टर होने के लिए दोनों ही सेम होने चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम सेम होना चाहिए। जैसे ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं, समरेख हैं, पैरेलल भी हैं या लाइन वेक्टर कह सकते हैं, मगर ये इक्वल वेक्टर नहीं है। अब अगर सपोज दो वेक्टर ऐसे हैं जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हमने दोनों सेम कर दिया कि लेंथ भी इक्वल है और डायरेक्शन भी इक्वल है, अब मैं कहूंगा कि दोनों वेक्टर कैसे हैं? इक्वल वेक्टर है। यानी ऐसे लाइक वेक्टर जिनकी लेंथ इक्वल हो जाए, जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, क्योंकि लाइक वेक्टर तभी होगा जब उनकी डायरेक्शन सेम होगी। जैसे ये दो वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर कैसे हैं? ये दोनों लाइक वेक्टर है क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है बट वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। तो ऐसे लाइक वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, सपोज जैसे ऐसा, दीज आर टू लाइक वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों की लेंथ सेम सेम है। तो अगर मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया, डायरेक्शन भी सेम हो गया, तो ये दोनों वेक्टर कैसे कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर। यानी ऐसे लाइक वेक्टर जिनका लेंथ इक्वल हो, मैग्नीट्यूड इक्वल हो, वे इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। तो समान सदिश होने के लिए परिमाण और दिशा दोनों ही समान होनी चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा ऋणात्मक सदिश, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर, सपोज ये है वेक्टर ए। अब मैं इस वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, सेम लेंथ का वेक्टर है बट इसकी डायरेक्शन को हमने रिवर्स कर दिया। डायरेक्शन को रिवर्स कर देने के बाद ये वेक्टर हो जाएगा माइनस ए वेक्टर। तो अगर किसी वेक्टर के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो वो वेक्टर अपने ही वेक्टर का नेगेटिव हो जाएगा। दैट मींस ये अगर ए वेक्टर है तो ये माइनस ए हो जाएगा। तो माइनस का मल्टीप्लाई करने से वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। मैथमेटिकली जैसे सपोज मेरे पास ए बी वेक्टर है बेटा, तो ए बी वेक्टर है ओ बी माइनस ओ ए। पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट हमने सीखा था, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। अब अगर सपोज इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा ओ ए माइनस ओ बी। अब यहां पर ये फाइनल पॉइंट हो गया और ये इनिशियल पॉइंट हो गया। तो बी इनिशियल पॉइंट हो गया तो ये बी हो गया और ये फाइनल पॉइंट हो गया तो ये ए हो गया और आगे क्या लगा? माइनस। इस तरीके से ये माइनस बी ए हो गया। दैट मीन्स ए बी वेक्टर माइनस बी ए की इक्वल है और बी ए माइनस ए बी की इक्वल है। सपोज वेक्टर ए बी है और मैं इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं इस तरीके से, तो वेक्टर ए बी होगा ओ बी माइनस ओ ए, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, माइनस का मल्टीप्लाई करते ही ओ ए माइनस ओ बी हो गया। अब ये फाइनल पॉइंट है और ये इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट है बी, फाइनल पॉइंट है ए और ये वेक्टर बन गया बेटा बी ए वेक्टर। तो आपने देखा कि हमने ए बी वेक्टर में माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो वो कौन सा वेक्टर बन गया? बी ए वेक्टर बन गया। यानी माइनस का मल्टीप्लाई करते ही वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। इसी को हम कहेंगे ऋणात्मक सदिश या नेगेटिव वेक्टर। तो वेक्टर के टाइप्स को समझने के लिए एक प्रॉब्लम करते हैं। सपोज ये हमारे पास एक स्क्वायर है, एक वर्ग है बेटा, और वर्ग की जो भुजाएं हैं जो इसके साइड से उसके अलोंग ये वेक्टर गिवे हैं। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है और ये वेक्टर डी है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ इसमें कोइनिशियल वेक्टर कौन कौन से हैं, यानी सह आदिम सदिश कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो जाए, जो एक ही पॉइंट से निकलते हों, जिनकी पूंछ, जब वेक्टर की पूंछ टेल एक ही पॉइंट पर आके ऐसे कनेक्ट हो जाए बेटा, तो उनको हम कहते हैं कोइनिशियल वेक्टर। आप इस डायग्राम में देख के बताओ ऐसे कौन से दो वेक्टर है जिनकी पूंछ एक जगह है। देखो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर डी है, ऐसे दोनों की पूंछ एक ही पॉइंट पर कनेक्टेड है। दैट मींस वेक्टर ए
एंड वेक्टर डी, ये दोनों को इनिशियल वेक्टर सह आदिम सदिश की तरह काम करेंगे। ए और बी को इनिशियल नहीं है क्योंकि ए के हेड पर बी का टेल है, मतलब इसके शीर्ष पर इसका पूंछ है, तो ये दोनों एक जगह से नहीं निकल रहे हैं, तो ये दोनों को इनिशियल वेक्टर नहीं हो पाएंगे। क्लियर? को इनिशियल होने के लिए दोनों का पूंछ एक ही जगह होना चाहिए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसके हेड पर इसका टेल है, तो ये भी कोई इनिशियल वेक्टर नहीं है, और इनका टेल एक पॉइंट पर मैच कर रहा है, तो ये भी कोई इनिशियल वेक्टर नहीं। तो इस डायग्राम में दो वेक्टर को इनिशियल कौन कौन से हैं? वेक्टर ए और वेक्टर डी। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन है इक्वल वेक्टर। अब अगर ये वर्ग है तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर है, मतलब इनके लेंथ परिमाण तो इक्वल है। इक्वल वेक्टर होने के लिए परिमाण और दिशा दोनों ही समान होनी चाहिए, तो लंबाई तो समान है। अब दिशा जिनकी सेम हो जाएगी वो सभी वेक्टर इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। आप देख सकते हो कि ए और सी की दिशा विपरीत है, इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, तो लेंथ तो इक्वल है बट दिशा समान न होने के कारण ए और सी इक्वल वेक्टर नहीं है। जबकि बी और डी दोनों की लेंथ भी इक्वल है और दोनों की दिशा भी समान है, दैट मींस बी वेक्टर जो है वो डी वेक्टर के इक्वल है। ये दोनों समान सदिश कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट है समरेख परंतु असमान। मैंने भी डिस्कस किया आपके साथ कि अगर दो वेक्टर समान है तो वो समरेख होंगे, अगर समान है तो भी समरेख होंगे, असमान है यानी लाइक वेक्टर है तो भी कोलिनियर होंगे, अनलाइक वेक्टर है तो भी कोलिनियर होंगे। तो सबसे पहले हम इसमें इस डायग्राम से कोलिनियर वेक्टर का पेयर बनाते हैं और उसमें से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से वाले लाइक वेक्टर के पेयर हैं और कौन से वाले अनलाइक वेक्टर के। वेक्टर ए और वेक्टर सी, वेक्टर ए वेक्टर सी, इनकी दिशा जो है वो अलग अलग है, डायरेक्शन अपोजिट है बट लेंथ इक्वल है, और ये दोनों कोलिनियर हैं क्योंकि ये तीसरी रेखा के समांतर है। तो ये संरेख हैं और असमान है, असमान यानी अनलाइक वेक्टर्स हैं क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। सिमिलरली वेक्टर बी और वेक्टर डी, ये भी समरेख है मगर इनकी डायरेक्शन समान होने के कारण ये समान है, ये लाइक वेक्टर्स हैं। तो ये भी समरेख है मगर ये लाइक वेक्टर है, और ए और सी समरेख है मगर अनलाइक वेक्टर है, असमान वेक्टर है। हमसे पूछा गया है समरेख परंतु असमान, तो उसका सही आंसर है वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। ये दोनों वेक्टर समरेख भी हैं और असमान हैं। वेक्टर डी और वेक्टर बी समरेख तो हैं मगर ये लाइक वेक्टर है क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, तो ये समरेख होने के साथ साथ समान सदिश भी हो जाएंगे, और इसीलिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर बनेगा वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। तो बेटा हमारे पास कुछ स्टेटमेंट है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, सत्य असत्य में हमें इसे बताना है। पहला है वेक्टर ए तथा माइनस ए समरेख होते हैं, कोलिनियर होते हैं। अब हमने पढ़ा कि भाई ये वेक्टर ए है तो डायरेक्शन रिवर्स कर दीजिए तो ये माइनस ए है। आप देख सकते हैं कि दोनों समरेख हैं क्योंकि ये किसी तीसरी रेखा के क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे, और वे सदिश वे वेक्टर जो किसी एक रेखा के एक लाइन के पैरेलल हो जाए वो कोलिनियर होते हैं। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ए और माइनस ए समरेख होंगे। दो समरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया कि समरेख होने के लिए परिमाण का इक्वल होना जरूरी नहीं है, उनका किसी एक रेखा के समांतर होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, दोनों की लेंथ अलग अलग है बट ये दोनों किसी एक रेखा के क्या है, समांतर हैं, और इसलिए ये दोनों वेक्टर समरेख होंगे। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। समरेख होने के लिए परिमाण का इक्वल होना आवश्यक नहीं है, उनका किसी एक रेखा के समांतर होना आवश्यक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है समान परिमाण वाले सदिश समरेख होते हैं। मतलब अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए तो कह रहा है कि वेक्टर कोलिनियर हो जाएंगे, मगर बेटा ये ऐसा जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। सपोज ये दो वेक्टर हैं इक्वल लेंथ के हैं
और इनका डायरेक्शन इस तरीके से है। दीज टू आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन इस तरीके से मैंने कर दिया। सपोज ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल है। अब क्या ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है? नहीं, क्योंकि कोलिनियर होने के लिए इन दोनों का किसी एक लाइन के पैरेलल समांतर होना जरूरी है, बट आप देख सकते हो कि ये दोनों किसी एक लाइन के पैरेलल नहीं है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल होने से वेक्टर कोलिनियर हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। सपोज एक वेक्टर ऐसा है आई कैप और एक वेक्टर ऐसा है जे कैप। ये दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, आई कैप का मॉड भी बने और जे कैप का मॉड भी बने, बट ये दोनों डायरेक्शन इनके अलग अलग हैं और इसलिए ये किसी भी लाइन के पैरेलल नहीं है और इसलिए ये सदिश समरेख सदिश नहीं होंगे। यानी ये फॉल्स स्टेटमेंट है। समान परिमाण होने से सदिश कोलिनियर नहीं होते। समान परिमाण वाले दो समरेख सदिश समान होते हैं। कह रहा है कि अगर परिमाण समान है और दोनों सदिश समरेख भी हैं तो वो इक्वल वेक्टर होंगे। सपोज बेटा मेरे पास एक एग्जांपल है, ये दो वेक्टर है, दोनों की लेंथ सेम है, इसलिए ये दोनों समान परिमाण के हो गए। दोनों समरेख भी हैं क्योंकि ये दोनों किसी एक थर्ड वाले लाइन के पैरेलल हैं। तो ये दोनों समान परिमाण के हैं, समरेख भी है, मगर आप देख सकते हो कि इनकी डायरेक्शन रिवर्स होने के कारण ये इक्वल वेक्टर नहीं है। तो स्टेटमेंट कह रहा था समान परिमाण वाले दो समरेख सदिश समान होते हैं और ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ये गलत स्टेटमेंट है। परिमाण समान होने से समरेख सदिश समान हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। परिमाण समान होने के बाद भी दो समरेख सदिश एंटी पैरेलल हो सकते हैं, अनलाइक वेक्टर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में आप देख रहे हैं दोनों की लेंथ इक्वल है तो दोनों का परिमाण समान है, दोनों की एक तीसरी रेखा के समांतर भी है, समरेख भी हो गए। समरेख हैं, समान परिमाण के हैं, मगर ये आपस में समान वेक्टर नहीं है क्योंकि समान सदिश होने के लिए परिमाण और दिशा दोनों ही समान होनी चाहिए।